नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। कोरोना संकट और उसके वजह से हुए लॉकडाउन ने हर क्षेत्र, हर वर्ग को प्रभावित किया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। विद्यार्थियों की कक्षाएं हों या परीक्षाएं इस तरह अटक गई हैं कि एक स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा है। हालांकि तकनीक की प्रगति ने और विज्ञान की उन्नति ने इस समस्या को कमतर करने की पूरी कोशिश की है। आज हम जिनके साथ हैं वो धनबाद ही नहीं, झारखंड के शिक्षा जगत की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें कोई परिचय का मोहताज नहीं कहा सकता है। डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। यहाँ वाइस चांसलर के रूप में सेवा देने से पूर्व ये रांची विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन भी रह चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और पैथोबैक्टीरियोलॉजी के मर्मज्ञ माने जाने वाले डॉक्टर अंजनी सर झारखंड सरकार के हायर एजुकेशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। विश्व का स्वर्ग माने जाने वाला स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख से ये पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी रह चुके हैं। कहने का अर्थ है कि इनका सुदीर्घ अनुभव शिक्षा जगत में एक थाती के रूप में है। आज सिटी लाइव इनसे बातचीत करने के लिए उपस्थित है। शिक्षा जगत में लॉकडाउन की वजह से जो समस्याएं उभरी हैं और उसके समाधान के जो कई रास्ते अख्तियार किए गए हैं, परीक्षाओं का संचालन, नए सत्र का संचालन, इन सब बहुविध विषयों पर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर से आज बात करने के लिए तैयार हैं। आइए सर से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, सिटी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न ये होगा कि लॉकडाउन की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण व्यवस्था कितनी प्रभावित हुई है? जब सभी क्षेत्र प्रभावित हुए ही हैं तो विश्वविद्यालय को प्रभावित होना बिल्कुल सहज उसका रिजल्ट था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों की मदद से इस लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी शिक्षण व्यवस्था को एक स्टैंडर्ड बना के अभी तक मेंटेन रखा है। और हम लोगों को पूर्वाभास हो चुका था जब वुहान प्रोविंस में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ और लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और वहाँ से दूसरे जगह जब फैलने लगा तो ऐसा हम लोगों को पूर्वाभास था। और जिस तरह से कवरेज टीवी वगैरह पर हुए कि इस पूर्वाभास के कारण हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की कि कम से कम नॉलेज का डिसेमिनेशन डिजिटल माध्यम से हो सके। और लॉकडाउन के पहले ही हमने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के कुछ शिक्षकों और जो डिजिटल सेवी लोग, शिक्षक लोग जो थे, उनको बुलाया, एक मीटिंग की और ये डिसाइड किया गया कि कैसे शिक्षण को जारी रखा जाए। ये जानते हुए भी कि यह कार्य दुरूह है। बहुत सारे शिक्षक भी डिजिटल माध्यम से उतने ज़्यादा उसमें पारंगत नहीं हैं और छात्रों को जो सुदूर गांव में रह रहे हैं, बलियापुर और भी कितने सुदूर टुंडी वगैरह, तो कैसे एक्चुअली उन लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, इस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया। और विचार करने के बाद फर्स्ट स्टेप में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग डिजिटल माध्यम से पढ़ाई शुरू करें। कौन सा मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया जाए? तो जो काफ़ी पारंगत थे उन्होंने कहा कि एडमोडो ऐप को यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें हम लोग स्टूडेंट का अटेंडेंस भी ले सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। एडमोडो में यूनिवर्सिटी के विभिन्न सब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी भी बन सकती है, वर्चुअल क्लासरूम बन सकते हैं। लेकिन सभी लोग एडमोडो हमारे यहाँ पर कोचिंग करने के बावजूद भी लोग काफ़ी परेशान रहे कुछ दिनों तक। जिन्होंने अडॉप्ट किया वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं अडॉप्ट किया उन्होंने और सिंपलर माध्यम में वो लोग गए। कुछ लोग गूगल क्लासरूम को प्रेफर किए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो गूगल क्लासरूम में भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई आप जूम के माध्यम से ये पढ़ाइए। तो जूम भी का भी उसका उन लोगों को ट्रेन किया गया, तो जूम से उन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद और भी लोग थे कहे कि भाई मेरे को तो टाइपिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब के प्रॉब्लम। तो हमने कहा कि अपना मटेरियल आप व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप बना करके आप डालिए। तो इस प्रकार तो कौन कौन से सेमेस्टर के लिए तैयारी करनी थी, ये हम लोगों ने पहले डिसाइड किया।
फर्स्ट सेमेस्टर के सिर्फ 2 पेपर, पीजी के का फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट छात्रों को जाना था, 2 पेपर्स उसमें बाकी थे। तो हमने कहा कि आप पीजी सेकेंड सेमेस्टर और पीजी 4th सेमेस्टर का मटेरियल आप तैयार कीजिए, जिसका कि एग्ज़ामिनेशन हम लोग जल्दी ले सकें। तो वो उधर उसके लिए सभी पीजी हेड्स को हम लोगों ने इंटरेस्ट किया और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से, जो कि आज मैं कह सकता हूँ उस समय तो बहुत भयभीत था, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपने मुस्तैदी से इस कार्य को संपादित किया। अंडर ग्रेजुएट के लिए पीके रॉय मेमोरियल के प्रिंसिपल जो बीके सिन्हा जी हैं, उनको हमने नोडल ऑफिसर बनाया। वो उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ज़्यादा थे और यंग लोग नेचुरली ज़्यादा कंप्यूटर से भी थे, तो उनसे ये उम्मीद थी कि ये डिफ़िकल्ट काम जो अंडर ग्रेजुएट का है, जिसमें ज़्यादा छात्र हैं, वो उनको नोडल ऑफिसर बनाने से ये फ़ायदा हमको मिलेगा। हालांकि पीजी के जो हेड ऑफ विभागाध्यक्ष हैं, उनको वो अपने सब्जेक्ट के वही मालिक हैं, वो चाहे किसी कॉलेज में हो, तो अल्टीमेटली उनको ही सबको रिपोर्ट करना था और फाइनली सब रिपोर्ट को सबमिट होना था डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को। बीच में मुझे पता चला, महामहिम महोदया के द्वारा भी जूम पर एक मीटिंग हुई, वहाँ पर भी एक जूम के माध्यम से मीटिंग हुई और हमने यहाँ के सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया कि कैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है और सेटिस्फैक्शन बढ़ता गया। लेकिन मुझे जो अखबार के माध्यम से और छात्रों के माध्यम से मेरे में एक ये है कि मैं अपने कम्युनिकेशन बैरियर कहीं नहीं रखता। तो लोगों से मुझे पता चलता रहा कि ये प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है कि दे आर नॉट गेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल विच दे आर गेटिंग। तो उसके लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा कि भाई जितने लोग सब विभागाध्यक्षों ने तो अपना कोर्स मटेरियल को डाउनलोड अपलोड किया, और फिर उसके बाद सबके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, उसके बारे में बातें हुई। तो हमने कहा कि इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि जो लोग ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो पढ़ाई समझ चुके हैं, उनका एक एग्ज़ामिनेशन हम लोग जैसे ही खुलेगा वैसे ही हम लोग ले लेंगे, और जो नहीं समझ पाए किसी कारण से तो उनको सभी व्यवस्थाएं वही रहेंगी। सर्टिफिकेट में देयर विल नॉट बी एनी चेंज, बट वी विल गिव देम 24-25 डेज टाइम टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड मटेरियल विच विल गिवन टू देम बाय द यूनिवर्सिटी। उसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था ये की है कि मैंने एक 9 तारीख को 9 मई और 11 मई तक सब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो मटेरियल है उसके हार्ड कॉपी को मैंने मंगवा लिया है। उस हार्ड कॉपी को मैं स्पायरल बाइंडिंग करूँगा। स्पायरल बाइंडिंग के बाद जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसको एक ऑफ कोर्स उसमें पैसा लग रहा है, तो सबको उतना मास इसके लिए बांटा, फ्री नहीं बांटा जा सकता, बट नो कॉस्ट नो प्रॉफिट के बेसिस पर वी विल डिस्ट्रीब्यूट देम इफ़ दे वांट। तो उसका वो एक जरिया मैंने अभी निकाला है। और हमको लगता है कि और जो लोग व्हाट्सएप और इस सब माध्यम से भी नहीं समझ पाए, जिनके पास मोबाइल भी नहीं था, तो ग्रुप में मैंने कहा था कि आप अपने बगल के लोगों को, छात्रों को आप समझाइए कि आप कैसे क्या करना है, और अगर किसी को परेशानी हो तो वो शिक्षक से बात कर सकता है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को कम से कम उनको अवेलेबल कराइए। तो लेकिन यहाँ के लोग कुछ लोग संकोचित थे, ऐसा जो कि स्वाभाविक है, बच्चे हैं, 20 साल से कुछ लोगों की आयु कम है, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस संभावना को देखते हुए मैंने ये दूसरी वाली व्यवस्था की है और वे चल रहा है। फिर मैंने यहाँ पर यूजीसी से भी एडवाइजरी आई हुई है, उसमें एडवाइजरी में ये दिया हुआ है कि इवन और ऑड सेमेस्टर्स हैं। प्रॉब्लम ऑड इवन सेमेस्टर्स का ज़्यादा है क्योंकि पीजी 4th सेमेस्टर और अंडर ग्रेजुएट 6th सेमेस्टर जो पास करेगा उसको ही डिग्री मिलनी है, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी को डिग्री मुफ्त की मिले, वो पढ़े, उसको नॉलेज हो और उसके बाद उसको मिले। उसके लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि कोविड-19 के नाम पर मैं डिग्री बांट दूँ, और इसीलिए ये मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की। और वो 2 एग्ज़ामिनेशन होंगे और उनको मैं मटेरियल सप्लाई करूँगा, तब उसके बाद एग्ज़ाम होगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, महामारी हुई हो,
क्रांति भी हुई हो। जब लंदन में मेरा बेटा, मैं जानता हूं कि वहां पर 1 साल लोगों को प्रमोट कर दिया गया। हालांकि मैं प्रमोट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लोग कोविड-19 का सहारा लेकर के बिना पढ़े सोच रहे हैं कि उनको डिग्री मिल जाएगी। वो ऐसा सोचना छोड़ दें, क्योंकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का किसी भी हालत में मैं उपहास नहीं होने दूंगा और इसको एक अच्छा सेंटर बनाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ और वो रहेगा। क्योंकि सर आप माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट रहे, इसलिए आपने कोरोना की आशंका को पहले ही समझ लिया था और आपके पास जो विश्वविद्यालय की टीम है वो लगभग सर्वश्रेष्ठ टीम है। बीके सिन्हा सर जैसे तकनीकी रूप से सुसंपन्न लोग हैं जो इन्होंने इस व्यवस्था को इतना सुगम बनाया। तो आपने सर ऑफलाइन की सुविधा के देने की भी बात की, तो ऑफलाइन सुविधा के तहत जो स्पायरल बाइंडिंग की हुई स्टडी मटेरियल है वो छात्र कैसे पाएंगे और कहाँ से पाएंगे? वो हमारे यहाँ डीन स्टूडेंट्स पहले तो मैं अभी जो डाउनलोड कर रहे हैं उसमें काफ़ी परेशानी है। आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पेपर्स, अगर कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेपर्स हैं और हर एक सेमेस्टर में कितने पेपर्स हैं और कितने उसका अंडर का मटेरियल होगा, हज़ारों पृष्ठ हैं। तो उसके लिए मैं पहले तो उसको डाउनलोड और किस तरह करूँगा और करने के बाद कैसे उसको सॉर्ट करेंगे, उसके लिए मैं विभागाध्यक्षों को बुलाऊँगा और नोडल ऑफिसर्स को सामने रखूँगा और उसके बाद जब वो बन जाएगा तो मैं फिर इनवाइट करूँगा छात्रों को और बता दूँगा 99.9% है कि विश्वविद्यालय से ही वे प्राप्त करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस या क्या करेंगे या उनको फिर हम ऑनलाइन मोड में ही फिर कहीं दे दें या लिंक दे दें, वो अभी हम लोग उसका मोड सिंडिकेट के द्वारा भी डिसाइड होगा। तो छात्रों को सही समय पर विश्वविद्यालय के ओर से सही सूचना दे दी जाएगी इस संदर्भ में। सर अगला सवाल ये होगा कि ऑनलाइन तरीके से जो पढ़ाई हो रही है उसमें यूजी और पीजी के कोर्स कितने हिस्से को कम से कम कंप्लीट कर लिया गया अभी तक की स्थिति? इस मामले में कम से कम हम लोग कोविड-19 के संक्रमण और काल में हम लोगों ने ये ज़रूर सीखा है कि शिक्षा का और जो देने वाले मटेरियल जो दिए जा रहे हैं छात्रों को, उसका स्तर ज़रूर ऊपर उठा है। क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से शिक्षक लोग जो दे रहे हैं उन्होंने अपना स्तर उठा करके ही डाला है माध्यम में, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो मटेरियल ख़राब देंगे तो उनकी काफ़ी हंसी उड़ेगी और वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन भी देखेगा, राज्यपाल सचिवालय भी देखेगा। तो उन्होंने स्तर उठाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद एक टीम जो रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष के विभागाध्यक्षों के माध्यम से वो उसको फाइनली करेगा, तभी वो स्पाइरल बाइंडिंग में जाएगा। और उस मामले में मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध किए गए सामग्रियों को ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा जो यूट्यूब और डिफरेंट डिजिटल माध्यम में दिए गए हैं उसको भी कंपेयर करते हुए वी विल मेक अरेंजमेंट जिससे कि किसी भी हालत में हमारे स्टूडेंट एडवर्सली प्लेस्ड नहीं हो। सर एक दर्शक का सवाल है, उनका कहना है कि व्हाट्सएप पर जो नोट्स भेजे जा रहे हैं वो कुछ धुंधली सी है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए बेहतर ये होता कि BBMQ के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया जाता तो लोगों को सुविधा होती। तो उसमें धुंधलापन में कमी आने वाली नहीं थी। अगर मटेरियल वहाँ पर ख़राब उनको दिख रहा था तो वेबसाइट पर डालने से कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखता। ये अलग बात है कि जो स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह हम करेंगे उसके बारे में उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर या नहीं, उस पर हम लोग अभी सिंडिकेट में बैठ करके और UGC के एडवाइजरी और अपने राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में उसको हम लोग अपलोड करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा को सर बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। एक दीक्षा पोर्टल को विकसित करने की कोशिश हो रही है जिसमें क्लास 1 से लेकर के PG तक की पढ़ाई होगी। UGC ने भी कंटेंट तैयार करने की तैयारी कर दी है, दिशा निर्देश जा रहे हैं। क्या BBMQ को इस तरह का कोई गाइडलाइन मिला है? मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। वो गाइडलाइन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी गाइडलाइन आएगा तो उसको हम लोग वी विल डेफिनेटली टेक इनटू अकाउंट एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। कोविड-19 की संक्रमण की वजह से तो सब कुछ लेट चल ही रहा है सर, ये समस्या तो है ही, सबके साथ है। परीक्षाओं का जहाँ तक बात करें परीक्षाओं की, तो उसमें चर्चा ये है कि UG के सेमेस्टर 1, 3 व 5 और PG के सेमेस्टर 1 और 3 के विद्यार्थियों को इंटरनल के आधार पर कोई सुविधा देने की कोशिश या विचार इस पर चल रहा है? हम लोग UGC के एडवाइजरी के आलोक में कार्य करेंगे।
लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने समाज में भी मांगा सबका व्यू, छात्रों से मांगा, तो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोग यही कह रहे हैं कि हमको प्रोन्नत कर दिया जाए बिना एग्ज़ामिनेशन, जो कि हमारे BBMKU में मैं नहीं विचार कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि UGC का एडवाइजरी ये है कि पहले वाले जो एग्ज़ामिनेशन है उसको ध्यान में रखा जाए और अपने इंटरनल एग्ज़ामिनेशन के बेसिस एग्ज़ामिनेशन ज़रूर लें, उसके बेसिस पर और पहले वाले मार्क्स के बेसिस पर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो हम लोग करें। कोर्स को कट शॉर्ट करना हो करें, एग्ज़ामिनेशन का पीरियड कट शॉर्ट करना हो करें, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम में जितने एग्ज़ामिनेशन पूर्व की भांति हो सकते हैं उतना हम लोग लेंगे, क्योंकि उसी से भी एक्वेंटेड हैं। हाँ, भविष्य में आने वाली जितने भी एग्ज़ामिनेशन होंगे अगले सत्र से, उस पर ये सब जो दीक्षा और ये सब है उस पर हम लोग पूरा विचार करते रहेंगे, हम लोग उसके प्रति जागरूक रहेंगे। सर, एक सवाल है कि कॉलेजों में दाखिले पर लॉकडाउन का तो काफ़ी असर पड़ने वाला है। जहाँ तक सत्र की बात है वो लेट होगा ही। UGC का भी कहना है, सिफारिश ये है कि जुलाई की बजाय सितंबर इसको सत्र को कर दिया जाए। आप इसे कैसे देखते हैं सर? उसमें UGC का यह कहना है कि आप अपने यहाँ के परिवेश और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप अपना निर्णय लें। ये बात सत्य है कि बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ अब नहीं आए हैं और बहुत सारे छात्र जो जाने वाले यहाँ से थे, धनबाद और बोकारो के क्षेत्र से, जो कि दिल्ली वगैरह जाके पढ़ते नॉर्मल सर्कमस्टांस में, वो सब अब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस लोड को ध्यान में रखते हुए हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षकों के में तो अभी नियुक्ति हो नहीं पा रही है। कितने कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए सरकार फिर उसकी संख्या कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सैलरी वगैरह के बारे में भी अभी व्यवस्था थोड़ा सा अभी सरकार कॉपरेशन चाह रही है, तो हम लोग तो पहले तो प्रायोरिटी लोगों का ये सरकार के प्रति है कि सरकार जो कि मैनेज करती है विश्वविद्यालयों को, उसको ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ये है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। सर, इग्नू के VC प्रोफेसर नागेश्वर राव की कमेटी एक बनी है जिन्होंने ये सिफारिश की है कि ऑनलाइन परीक्षाएं विश्वविद्यालयों में ली जाएं। आप मानते हैं सर कि देश का हर विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से इतना सुसंपन्न नहीं होगा जो ये ऑनलाइन परीक्षाएं वो कंडक्ट करा सके? मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन परीक्षा अभी अगर हमको तुरंत कहा जाए तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करना राज्य के, देश के हित में है और इसलिए हम लोग उस सिफारिश को मानेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा एडवर्सली प्लेस करके, वो नेचुरल वे में, नेचुरल प्रोसेस में उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे और वही ज़्यादातर विश्वविद्यालय करेंगे। मैं चूँकि वाइस चांसलर का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं सबका व्यूज़ देखता रहता हूँ और सभी ज़्यादातर लोग इसी को एंडोर्स कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एग्ज़ामिनेशन हो। लेकिन आप जानते ही हैं कि घर पर बैठ करके अगर हम एग्ज़ामिनेशन लेंगे तो उसका क्या क्या परिणाम होगा, कैसे उस पर हम लोग रियल असेसमेंट होगा, उस पर भी बहुत दूर तक हम लोग को विचार करना है और मैं बहुत हड़बड़ी में नहीं हूँ। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी अपने भारत में विश्वविद्यालयों का 4 मॉडल है। एक IIT मॉडल है, तो दूसरा JNU है, तीसरा अपना BBMKU विनोबा भावे जैसे विश्वविद्यालय हैं, चौथा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अजीम प्रेमजी, शिवनारायण यूनिवर्सिटी, उस तरह के हैं। तो 4 मॉडल के विश्वविद्यालयों में अगर तुलना करके देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में या जो आगे आने वाले 1-2 वर्ष हैं जिसमें कोरोना संक्रमण की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो उस स्थिति में ओपन प्रोग्राम या वर्चुअल क्लासरूम या ऑनलाइन पढ़ाने की तरीके, इसमें BBMKU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी जैसे जो मॉडल के जो विश्वविद्यालय हैं उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अवश्य देने की ज़रूरत पड़ेगी, और लेकिन उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। अगर कोई ये सोचे कि यही मॉडल कंटिन्यू करेगा, जो अभी प्रेजेंट मॉडल है, वो हमारे ख्याल से वो बहुत दिन चलने वाला अब नहीं है। लोगों ने देख लिया है कि कोविड-19 के संक्रमण ने बहुत कुछ सिखाया। ये देखा कि लोग जो है ऑफिस नहीं जा कर के
अपने व्हीकल्स को नहीं चला करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पॉल्यूशन इत्यादि चीज़ों को पर कंट्रोल किया गया और बहुत सारे सुधार अपने आप हो गए। तो इसलिए भविष्य भी इसी प्रकार की पढ़ाई का ही है और इसी प्रकार के पढ़ाई पर सरकार कंसंट्रेट करेगी, ऐसा मेरा मानना। बीबीएमक्यू की ओर से एक अच्छी पहल की गई। मैंने चर्चा केसी श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं डीएवी ग्रुप के, उनसे भी की कि बीबीएमक्यू ने बहुत अच्छी पहल की है। बीके सिन्हा सर के नेतृत्व में जो फाइटिंग कोरोना विथ क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन एक प्रतियोगिता कराई गई, तो इसका सर रिस्पांस क्या रहा और आगे भी इस तरह का कोई आयोजन होगा? इस तरह के आयोजन और भी किए जाएंगे। उस समय बहुत सारे लोग लॉकडाउन में एक्चुअली डिफरेंट जगह पर फंसे हुए भी थे। अब वो लोग अब करीब करीब अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं और इसलिए इस तरह का अब हम सोचते हैं कि कॉलेज वाइज भी हर कॉलेज में करें, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाइज भी करें, फिर ओवरऑल कंपटीशन भी करें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने एक और टीम भी बनाई, वो थी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखने के लिए। उन लोगों ने उसमें डॉक्टर मीना श्रीवास्तव चेयरमैन थी, साइकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट RS यादव जी थे और बीके सिन्हा जी जो पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो थे। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि घर में लगातार इतने दिनों के बैठने से साइकोलॉजिकली मेंटली लोग काफ़ी एडवर्सली प्लेस्ड हो गए हैं, जिसको यूज्ड नहीं थे। तो उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देने के लिए एक टीम बनाई और उसके रिकमेंडेशन को हम लोग सिंडिकेट में रखेंगे। काउंसलर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है, उसका पेमेंट इत्यादि बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको ध्यान में रख करके हम लोग आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से सर रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में एक मानसिक काउंसलिंग चल रही है, बच्चों के मानसिक अवसाद से निकालने की कोशिश हो रही है, वो क्या वही प्रयास है बीबीएमक्यू भी कर रहा है? हाँ, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी काउंसलिंग सेल बहुत जगह है, लेकिन ये यूजीसी के गाइडलाइन के तहत जो बहुत माइनर डिटेल्स में जो बहुत सारे फाइनल एस्पेक्ट्स थे, उस पर किसी विश्वविद्यालय ने अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया और हम लोग उस पर गंभीर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षक लोग, प्रशासक लोग भी अब जो है इस स्थिति में है कि उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। कोरोना संकट के दौरान सर बीबीएमक्यू ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया, उसके बारे में सर कुछ बताया जाए। कोरोना संकट में हम लोगों ने राज्य सरकार के और की जिला प्रशासन के साथ जितना संभव हो सका हम लोगों ने सब काम किया। पहले तो हम लोगों ने एक 1 डे सैलरी जैसे सब लोग दिए, वैसे ही हम लोगों के यहाँ भी टीचिंग नॉन टीचिंग भी हमारे यहाँ से, जो कि मतलब 1 दिन का सैलरी वो पीएमओ फंड में और 60-40 के रेशियो में राज्य सरकार को दिया। दूसरा ये हुआ कि हम लोगों के जो एनसीसी और एनएसएस का डिमांड था, तो एनएसएस को हम लोगों ने भेजा। एनसीसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो एनसीसी के छात्र लोग भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑर्डर लेना पड़ता है ऊपर से। लेकिन एनएसएस चूँकि हमारे कमांड में था, तो वो बोकारो वगैरह में आप पढ़ ही रहे होंगे अखबार में कि कितने ज़ोर शोर से वो जिला प्रशासन को वो मदद कर रहे हैं। और मैंने अपने ही स्तर पर यहाँ के डीसी को लिखा है कि आपको जिस भी तरह की आवश्यकता हो, हमारे एनएसएस के, एनसीसी की और अन्य छात्रों की, शिक्षकों की, किसी की भी आवश्यकता हो, आप हमको बताइए, हम लोग हमेशा रहेंगे। हम लोगों को कहा गया था कि दोपहर में काफ़ी पुलिस लोग बाहर रहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो अपने छात्रों को आप दीजिए। तो हमारे एनएसएस के छात्र लोग गए वहाँ पर, शामिल हुए और 2-4-5 घंटा उन्होंने व्यवस्था संभाली। जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पर तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको मैं नहीं बोलना चाहता, और कॉलेज वाइज भी झरिया वगैरह में के लोग काम कर रहे हैं ग्रुप बना करके, उसके बारे में नहीं, मैं विनोद बिहारी महतो को ही सामने रख करके अभी बात कर रहा हूँ। सर, लॉकडाउन के बाद शैक्षणिक जगत की क्या क्या चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं, इस पर क्या आपका कहना है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जो जितने भी छात्र हैं, छात्रों की संख्या वो सबसे बड़ी चुनौती होगी,
जो कि दूसरे राज्यों से में अब नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ पढ़ेंगे, या दूसरे राज्यों से आए हैं यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे। हमारे यहाँ शिक्षक कम हैं और छात्रों की संख्या बढ़ेगी ही, क्योंकि यहाँ के लोग, आप जानते ही हैं कि सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर नहीं है कि पूरेस्ट ऑफ द पुअर भी अपने बेटे के लिए काफ़ी मेहनत करता है और पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना भी निरीह नहीं है। तो उसको वो पहली चुनौती होगी कि हमको उनका एडमिशन, दूसरी चुनौती होगी कि उनके लिए पढ़ाने का लिए संसाधन का उपयोग, तीसरा डिजिटल माध्यम का अरेंजमेंट, वो अब जो है न्यू व्यवस्था में करना होगा, और चौथा जो हम ये सोचते हैं कि समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व, जो एनएसएस वगैरह जनरली अभी तक एक तरह से बहुत फॉर्मल वे में काम कर रहा था, उसको इनफॉर्मल हो करके समाज में जाना होगा। और एनसीसी वगैरह को भी हम भेजेंगे, उसका उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि जो टूटा हुआ जो मानसिक जो व्यवस्था सबका अलग अलग इंडिविजुअल का टूटा है, वो कम से कम वो भी सुदृढ़ हो, ये लोग जाएं और वहाँ पर अपना उन लोगों का मोराल हाई करें। लॉकडाउन में सर एक सुखद पहलू देखने को मिला कि विद्यार्थी, अपने कॉलेज के हों या विश्वविद्यालय को हों, विद्यार्थी और अभिभावक एक साथ घर में 24 घंटे समय बिता रहे हैं। आमतौर पर होता है अभिभावक निकल जाते हैं अपने काम पर, विद्यार्थी सोया रहता है या अपने काम पर रहता है, तो उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी 24/7 जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसको कैसे क्रिएटिविटी इसमें लाई जाए, संस्कार बोध या सांस्कृतिक बोध का क्या समागम किया जाए, आपकी क्या सलाह होगी सर? सबसे बड़ी बात है कि संवादहीनता बहुत ज़्यादा समाज में हो गई थी। अपने घरों में भी संवादहीनता थी। छात्र लोग पढ़ने जाते थे, घर आते थे, माँ खाना बनाती थी और उसका खाना खाते थे, अपना पढ़ते थे, सो जाते थे। अब जो ये स्थिति हुई, लोग अपने फादर को जाने और भी घर के और लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तो उसके बारे में वो समझने भी लगे, उसके अच्छाइयों और बुराइयों को समझने लगे, उसके बुराइयों को काउंटर करने का तरीका भी जान गए। उसकी बुराइयों को तो दूर नहीं कर सके होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये समझने के बाद उस स्थिति में कैसे दूसरे के साथ रहा जाता है, एक दूसरे के साथ, वो बहुत लर्निंग फेज़ जो था, वो एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई, जो कि बहुत ज़रूरी थी। मैं जानता हूँ कि मेरे भी बच्चे लोग हॉस्टल में थे, वो लोग चाहते नहीं थे कि उनके रूम में कोई दूसरा लड़का भी रहे। फैक्ट यही है, लोग पूरा टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि नहीं, तुम ग्रुप में 5-6 लड़कों के बच्चों के साथ रहो, तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि लोग दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो समस्याओं के बारे में भी जानते हैं, उसका समाधान भी उसमें खोजते हैं और एक दूसरे के साथ रहना भी सीखते हैं, और हमारे ख्याल से सौहार्द भी बनता है। तो इसको बढ़ावा मिला है और इसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे कि भाई कोविड-19 को उसको जाते जाते उसको हम लोग तो भगा ही देंगे, उस पर जीत ही गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए उसका धन्यवाद भी हम लोग देना चाहेंगे। लॉकडाउन यूँ तो सर बहुत सारी परेशानियों का सबब है, लेकिन विद्यार्थी के लिहाज से कैसे इसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, अधिक से अधिक इसका मैक्सिमम लाभ लिया जाए, इस पर सर को बताया जाए। ये तो मैं पहले बता दिया कि उनको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है उनको शिक्षकों के द्वारा इस बार प्रदान किया गया है, और जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, उसको वो गंभीरता से अगर वो पढ़ें और उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन करें अपने दोस्तों से, अपने शिक्षक से, जो नहीं समझ में आया उसके बारे में बातें करें, तो हमारे ख्याल से उन लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा, परसेप्शन भी बढ़ेगा। खाली मतलब याद करने वाला जो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, जो नेचुरल वे में वो नॉलेज को, ज्ञान को इम्बाइब करेंगे, और वो डेफिनेटली फिर उनको समझ में आएगा कि वो कौन सा रास्ता भविष्य में अपने लिए चुने, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है। लोग नॉर्मल वे में सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि पास कर जाने के बाद उनको समझ में नहीं आती कि कहाँ जाए। अब ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम होंगी, इसमें कमी होगी, क्योंकि सिर्फ कॉलेज आने के लिए अब लोग नहीं पढ़ेंगे।
सर कुछ सवाल विद्यार्थी जो अपना ये आपका लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं वो दर्शक के रूप में है, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं। उनका कहना है, एक विद्यार्थी है प्रदीप सेन गुप्ता, उनका कहना है कि सर एलएलबी 2017 से 2020 का स्टूडेंट हूँ, हम लोगों का ऑलरेडी सेमेस्टर 4 और 5 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर ही हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिर्फ इंटरनल एग्जामिनेशन के आधार पर मैं नहीं प्रमोट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी जग हंसाई हो। और उनका वो एग्ज़ामिनेशन जल्दी ही होने वाला है और वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हमने सब अरेंजमेंट कर लिया है, महाविद्यालय भी खोज लिया है, जिला प्रशासन से बातें होंगी और बात करने के बाद उनका एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल निकाल दिया जाएगा और वो एग्ज़ाम होगा। आफ्टर ऑल उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लॉ कॉलेज के लोगों को सक्सीड करना है, खाली डिग्री लेना नहीं है। तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि उनको पढ़ना आवश्यक है। एक सर है सवाल कि यूजी सेमेस्टर 6 2016 टू 2019 बैच का स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक 6 महीने हो गए नहीं आए हैं, ये कब तक आने की संभावना है? यूजी सेशन 2016 टू 2019 का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट स्क्रूटनी का रिजल्ट, ये आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, इसको मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। इसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ और ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है, मुझे मेरे पटल पर नहीं रखा गया है। इस पर मैं ध्यान देता हूँ और उसको देखता हूँ, बताता हूँ। सर एमएससी सेमेस्टर 1 थर्ड पेपर का एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, वो एग्ज़ाम कब तक होगा? बस तुरंत, जैसे जिला प्रशासन से वही मैंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हमने सब व्यवस्था कर ली है। जिला प्रशासन से परमिशन लेना अच्छा इसलिए रहता है कि अल्टीमेटली ये संकट सबको को साथ झेल रहा है, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के प्रपोजल के साथ उनके पास जाएंगे और मौखिक रूप से ही सही क्लियरेंस लेकर के एग्जामिनेशन लेंगे और वो उसके लिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। एक दीपक ठाकुर है सर, उनका कहना है कि प्रणाम सर, क्या वर्तमान स्थिति में सारे विभागाध्यक्षों द्वारा जो स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को लघु शोध करने के लिए कहा जा रहा है वो सही है? ऐसे में ही हमारे पास कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन की स्थिति में क्या शोध वाकई में कुछ सुझाव या इंटरनेट से कुछ सामग्री जुटाकर संभव है? इन प्रक्रियाओं से जो लघु शोध तैयार किया जाएगा उसकी क्या प्रासंगिकता होगी? अब यदि सर ये कहा जाए कि मुझे तब नहीं करना चाहिए तो उसका हल क्या है? सर आपसे जरूर मार्गदर्शन चाहूँगा, चरण स्पर्श। बहुत ही अच्छा सवाल किया है इन्होंने, और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके रिप्लेसमेंट के लिए जिस पेपर बहुत सारे विभाग ने अपना प्रस्ताव दिया है उसमें इकोनॉमिक्स है और भी कॉमर्स है, कुछ विभाग ने अपना प्रस्ताव दिया है कि उसके बदले एक पार्टिकुलर पेपर इंट्रोड्यूस करके उसका एग्जामिनेशन ले लिया जाए जिससे कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। दूसरी बात है कि सबको अलग अलग विषय दिए जा रहे थे इसके लिए, लघु शोध के लिए, तो वो अलग अलग विषय न दे करके अब ऐसा कोई विषय दिया जाएगा जिसमें कि उनको परेशानी नहीं हो और वो अपने डिस्टेंसिंग पर अपने घर बैठे उस पर कुछ कार्य करके लोग लघु शोध जमा कर सके। लेकिन ये सिंडिकेट में रखने के बाद ही हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा अपना एकेडमिक काउंसिल भी है, उसका क्लियरेंस आवश्यक है और इसमें हम 10-15 दिन में ये निर्णय सर्कुलेट कर देंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल सर ये है कि सेमेस्टर 5 का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? सेमेस्टर 5 का रिजल्ट तो हमारे ख्याल से उसको आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो वो 4-5 डेज में उसको निकलवा देंगे हम। हाँ सर, ये है कि पीजी सत्र 2019 और 21 के फर्स्ट सेमेस्टर की बाहरी परीक्षा जो पेपर 3 और पेपर 4 का परीक्षा बाकी है, क्या वो परीक्षा होगी या नहीं होगी? ये तो पूर्व का ही प्रश्न है और इसका परीक्षा हमने बता दिया कि वो होगी और उसका व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जिला प्रशासन की सहमति से करेंगे। एक प्रश्न है सर कि प्रतियोगिता का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? कौन सी प्रतियोगिता? जो ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है। ऑनलाइन प्रतियोगिता के तो हमारे ख्याल से आप लोगों ने रिजल्ट हमारे पास भेजा नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो निकाल दिया है हमको लगता है। अच्छा, हाँ, उसके बारे में हमको वो नहीं। सेमेस्टर पीजी के सेमेस्टर 3 के फेल स्टूडेंट के एग्ज़ाम क्या होगा? उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन होगा पेपर 3 का, उसमें दे विल अपीयर। अब ये बात अलग है कि हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके
ले लें, लेकिन उस एग्जामिनेशन देने के प्रोसेस से वो बरी नहीं हो सकते हैं। ये उनके दिमाग, उनको वो प्रोन्नत हो सकते हैं, वो उनको अगला क्लास करने की अनुमति सबको दे दी जाएगी। उसको हम फॉर्मली नोटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने से हायर क्लास में वो एग्जामिनेशन लें, लेकिन जो रेगुलेशन है उसको नहीं हम तोड़ सकते। एक शोध छात्रा हैं सर रंजू कुमारी, उनका कहना है पीएचडी के कई छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, कुछ छात्रों का रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया हो ही रही थी, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी नहीं है। उनके बारे में सर क्या विचार है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये छात्रा बोल रही है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल की मीटिंग होती है, तब वो वहाँ से जब पारित होता है तब उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मिलता है। हम लोग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी को मानते हैं जिस दिन उनका डिपार्टमेंट में प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार होता है। तो प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार के कार्यक्रम को हम लोगों ने अभी उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। लेकिन वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारे छात्र को बैठने की आवश्यकता नहीं है, जो पीजी वगैरह के, जैसे कि पहले वो था कि सभी स्टाफ को हम लोग कहते थे, इनवाइट करते थे, वो डिपार्टमेंट के ही शिक्षक ले सकते हैं, उनका प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ कंसर्न फैकल्टी, और कुछ लोग रहेंगे यूनिवर्सिटी का अथॉरिटीज़, वो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो विश्वविद्यालय के कई छात्र सर बाहर हैं, अगर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाती है विश्वविद्यालय की ओर से, तो फिर वो परीक्षा कैसे दे पाएंगे? वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं 2 एग्जामिनेशन लूँगा, वो दूसरे वाले एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, पहले वाले में नहीं करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्रश्न सर वही हैं जो इसका जवाब आपने दे दिया है। तो अगला प्रश्न होगा सिटी लाइव की ओर से कि सर लॉकडाउन में आपकी दिनचर्या क्या है? लॉकडाउन में मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ कि कैसे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जिसका दायित्व तो मुझे प्रथम कुलपति के रूप में दिया गया और जिसकी गाड़ी बहुत स्पीड से मैंने इतने दिनों तक दौड़ाई, ऑल ऑफ अ सडन जो पटरी से उतरी है उसको फिर से पटरी पर लाएं और उसको डबल स्पीड से दौड़ाएं। तो ये इस पर खाली फोकस है, उसके लिए जो भी हो रहा है अब लोग स्टेप उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सीधा एक संदेश आपका क्या होगा? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अपने अपने परिवेश में जितना सहयोग हो सकता है समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगे रहें, और ये ध्यान दें कि छात्र उनके पठन पाठन के जो मूल कार्य है उनका है उसको न छोड़ें और उसमें व्यवधान न बने, और किसी प्रकार का व्यवधान है तो वो हमारे पदाधिकारियों से, हमारे अपने शिक्षक, उनके कंसर्न शिक्षक से मिले, और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी वो समाज से सहयोग ले सकते हैं। बहुत जगह लोग अपने अपने व्यवस्था रखे हुए हैं जारी। मेरा ये कहना है कि उन लोगों का फिजिकल मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपना भी हेल्थ बनाते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग करें। धनबाद की आम जनता के लिए सर आपका क्या संदेश होगा सिटी लाइव के माध्यम से? धनबाद की आम जनता को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना वाइब्रेंट यहाँ के लोग हैं कि मैं नहीं सोचा था कि इस महामारी में भी इस तरह से वो यूनाइटेड रहेंगे और इस तरह से वो करेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये ग्रीन जोन में कितने दिन तक रहा, 1-2 आए भी तो वो भी अल्टीमेटली संक्रमण से बाहर हो गए। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो कि हमको बहुत डर था कि वो संक्रमण वहाँ होगा, लेकिन वहाँ उन्होंने भी अपने पढ़ाई लिखाई, अपने परिवेश का, अपने धनबाद के ज़िला का वासी होने का एक अच्छा परिचय दिया, जिसके लिए मैं उन लोगों को कहूँ कि इसको सिर्फ बनाए रखें, जिससे कि सब प्रेम व्यवस्था भी बने रहे और सब काम होता रहे और देश प्रगति पर चले। सर सिटी लैब से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस उत्साह, किस एनर्जी के साथ हमारे वीसी साहब ने छात्रों के सभी प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया। निसंदेह उच्च कोटि के शिक्षाविद और कुशल प्रशासक का गुण सर में बिल्कुल देखा जा सकता है कि 65 वर्ष की अवस्था में भी अपने कार्यालय में बैठकर लॉकडाउन की समस्याओं के बीच छात्र हित में, कॉलेज हित में और विश्वविद्यालय हित में कितना काम कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ।
सर का सीधा कहना है कि कोई भी परीक्षा, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अभी प्रमोट कर देना इंटरनल के आधार पर ऐसी कोई योजना नहीं बन रही है। परीक्षा के मामले में या स्टडी मटेरियल के मामले में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कोई भी समझौता करने नहीं जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए अभी पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए। आप अपना पूरा मन लगा करके पढ़ाई पर ध्यान दें और विश्वविद्यालय जो अपने स्तर से काम कर रहा है वो अपने लगन से बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होकर के एक एक पदाधिकारी काम कर रहे हैं। सर के संदेश को आप अनुग्रहित कर सकते हैं। कोरोना के लिए सर का जो संदेश है कि आप बिल्कुल शांत रह करके भगवान बुद्ध का एक संदेश की तरह कि जिन्होंने कहा है कि यदि कोई तूफान आता है तो आप उसका सामना करने के लिए खुद तूफान न बने, आप बिल्कुल शांत रहें, वो तूफान खुद ही गुजर जाएगा। बस इसी भाव में आप कोरोना और लॉकडाउन की समस्याओं से जूझते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह कंसंट्रेट करें, नई नई चीज़ें करें, क्रिएटिविटी को अपने जीवन का अंग बनावें। यही आपके लिए प्रगति का और उन्नति का बहुत बड़ा साधक होगा। देखते रहिए सिटी लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।